नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दर्द भरी मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। रोहित खाना खाकर उठा ही था कि फ़ोन की घंटी बज गई। रोहित जानता था कि इस समय आशु का फ़ोन आता है। रोहित, हेलो आशु। पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? रोहित, बेटा हम ठीक हैं, आप बताइए आपका रिजल्ट कब आ रहा है? आशु, पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है। रोहित, सच बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आशु, पापा हम कल आ रहे हैं। रोहित, ठीक है बेटा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। रोहित फ़ोन रखता है और सौम्या की फ़ोटो के पास जाकर कहता है, देखो सौम्या, तुम्हारे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तुमको पता है वह कल 3 साल बाद वापस आ रहा है। सौम्या, वक्त कितनी तेज़ी से बीत रहा है, मानो कल की ही बात हो जब हम तुमसे मिले थे। और यह कहते हुए वह अतीत की दुनिया में खो गया। रोहित ने जब सौम्या की कहानी पढ़ी तब से वह सौम्या से बात करना चाहता था। उसने सौम्या को मैसेज किया, सौम्या जी, आपकी कहानी में इतना दर्द होता है कि हर इंसान उस कहानी को पढ़कर रोने लगे। दिल को छू लेने वाली होती हैं आपकी कहानियाँ। कहाँ से लाती हैं आप इतना दर्द? रोहित सौम्या का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था। सौम्या भी उसके मैसेज का जवाब में बस धन्यवाद कर देती थी। रोहित ने सौम्या से बहुत बार बात करने की कोशिश की, पर सौम्या सिर्फ हाँ हूँ और धन्यवाद तक ही सीमित थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से पूछा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी कहानियाँ मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं। सौम्या ने कहा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। रोहित ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सौम्या ने कहा, ठीक है। रोहित ने अपना फ़ोन नंबर सौम्या जी को दिया और बोला, यह मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कीजिएगा। शुरुआत में दोनों के बीच में बहुत औपचारिक बात होती थी। व्हाट्सएप पर दोनों लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे बातचीत का जरिया बढ़ा और परिवार के बारे में बातचीत प्रारंभ हुई। सौम्या ने रोहित से उसके परिवार के बारे में पूछा। तब रोहित ने बताया कि उसके परिवार में माँ और पिताजी हैं और एक बहन है। तो सौम्या ने पूछा, क्या अभी उसने विवाह नहीं किया? रोहित ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है, किंतु कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सौम्या ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रोहित ने कहा, आज से 3 साल पहले मेरा विवाह मिनी नाम की लड़की से हुआ था। मिनी बहुत खूबसूरत थी, साथ ही थोड़ा घमंडी भी थी। मैं नहीं जानता मिनी ने किस मजबूरी में आकर विवाह के लिए हाँ करी थी। हमारी अरेंज मैरिज थी। विवाह के बाद से ही माँ पापा के साथ मिनी बहुत बदतमीजी से बात करती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। शुरुआत में तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाद में मैंने मिनी से बात करने की कोशिश की, पर असफल रहा। कोई भी बात नहीं बनी। ना मुझे यह पता चल पाया कि मिनी इस विवाह से खुश क्यों नहीं है। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। माँ ने कहा, बेटा मिनी को अपने साथ ले जाओ, शायद वहाँ जाकर कुछ इसके व्यवहार में अंतर आ जाए। मैं मिनी को लेकर अपने फ्लैट पर आ गया। यहाँ पर आकर भी मिनी का नज़रिया नहीं बदला। मिनी, मुझे ऑफिस की देर हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ। देख रही हो मुझे नींद आ रही है, बाजार से मंगा कर खा लो। और मैं भूखे पेट घर से ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं घर आया तब घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, खाना भी नहीं बना था। मिनी अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बातें करने में व्यस्त थी। मैंने मिनी से हल्का सा गुस्सा किया तो मिनी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मेरे और मिनी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। वह मुझसे कभी प्यार से दो बोल क्या, कभी कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया। घर आकर जो थोड़ा सुकून से बैठता था तो अब घर आने का मन ही नहीं करता था। ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता था। जब घर आता तो मिनी सो गई होती और जब मैं ऑफिस जाता तो मिनी सो रही होती। 2-3 महीने तक यही चलता रहा। हम लोगों के बीच में पति पत्नी जैसी कोई बात ही नहीं थी।
एक दिन जब रविवार था, मेरे ऑफिस में छुट्टी थी और मैं घर पर था, तब मैंने सोचा कि आज मिनी से बात करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने मिनी से कहा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सब क्या है? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हारे मन में क्या है, बताओ मुझे। मिनी ने कहा, मैं भी तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, जब तुम्हें आज़ादी चाहिए थी तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें अपने पिताजी से पहले ही मना कर देना चाहिए था। मिनी ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी, किंतु पिताजी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरा विवाह आपसे ज़बरदस्ती कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे तलाक चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ विवाह कर सकूं। मुझे तलाक चाहिए रोहित। यह बात सुनकर मैं एकदम से सदमे में आ गया। रोहित ने मिनी के पिताजी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि जब मिनी मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने क्यों ज़बरदस्ती की? बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। मिनी के पापा ने माफ़ी मांगी, पर रोहित ने कहा, बेहतर होगा आप इसको ले जाएंगे। मिनी के पापा मिनी को लेकर चले गए। दूसरे दिन मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आया और माँ पापा से मिलकर बहुत रोया। फिर एक दिन मिनी ने तलाक के कागज़ भेज दिए। तब से मेरे और मिनी के बीच में कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सच में रोहित जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। सौम्या ने कहा, अभी तो मेरा तलाक का केस चल रहा है। हर बात मैं माँ पापा से नहीं कह सकता। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। जब मैं कोई दर्द भरी कहानी पढ़ता था तब ऐसा लगता था जैसे कहानी मेरे लिए ही लिखी गई है। रोहित जी, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। रोहित से बात करके सौम्या सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सिर्फ रोहित के बारे में सोच रही थी। इधर आज सौम्या से सब कुछ कहकर रोहित अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। आज उसको लगा कि कोई है उसका दर्द बांटने के लिए। अगली सुबह सौम्या की आंखें थकी हुई लग रही थी। उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है बेटा, रात को सोई नहीं? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप भी बस परेशान हो जाती हो। अपना तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना समय पर दवा लेती हो ना सोती हो। या तो बस लिखना या ऑफिस का काम। जल्दी हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लो। जी माँ। इतना कहकर सौम्या ने फ़ोन उठाया तो रोहित का सुप्रभात का संदेश पड़ा था। सौम्या ने भी उसका जवाब दे दिया। सौम्या ने नाश्ता करने के बाद फिर से मोबाइल उठा लिया। आज उसका ऑफिस बंद था क्योंकि रविवार था। इधर रोहित ने जब सौम्या का उत्तर देखा तो बोला, सौम्या जी, कल आपसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। सौम्या ने कहा, जी धन्यवाद। रोहित ने कहा, आप थोड़ा बहुत बात भी किया करिए। अच्छा बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? सौम्या ने कहा, जी मेरे परिवार में माँ पापा और एक छोटा भाई है जो इंजीनियर है, उसकी पत्नी है और एक भतीजा 2 साल का। फिर तो आप अपने भतीजे के साथ बहुत खेलती होंगी। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, जी करता है उन्हीं के साथ हमेशा खेलता रहूं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि आपके छोटे भाई विवाहित हैं, मतलब आप भी विवाहित होंगी। आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया। मैंने विवाह नहीं किया। पर क्यों, जान सकता हूँ मैं आपने विवाह क्यों नहीं किया? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? देखिए, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया। क्या अब आप हमें कुछ नहीं बताएंगी क्या? आप हमको अपना दोस्त नहीं मानती। आपको हमारी दोस्ती की कसम बताइए। क्या बताएं, दास्ताने जिंदगी की। अब तो हर आने वाली हवा से भी डर लगता है। सौम्या ने पूछा, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आपने विवाह क्यों नहीं किया अब तक? शायद जिंदगी को मेरी खुशियां रास नहीं आई। जब मैं पैदा हुई थी एकदम सांवले रंग की थी। लोगों ने कहा, पता नहीं कितनी दिक्कत होगी इसके विवाह में। जब भी कहीं जाती माँ मेरे चेहरे पर लीपा पोती कर देती ताकि मैं थोड़ी अच्छी लगूं। बस माँ यही कहती, बेटी यह उपटन लगाओ, वह उपटन लगाओ, यह करो वह करो, ताकि थोड़ा सा गोरा
स्टोरी देखो, मैं बचपन से ही लिखती थी। कभी किसी ने कहानी की तारीफ नहीं की। मैं अच्छा खाना बनाती थी, वह कभी किसी को नहीं दिखता था। मैं घर में सबसे प्यार करती, घर का सारा काम करती, पढ़ाई लिखाई में भी सबसे अव्वल थी, अपने छोटे भाई से ज़्यादा नंबर लाती, अपने कॉलेज में क्रिकेट खेलती थी। पर यह सब किसी को नहीं दिखता था। दिखाई देता था तो सिर्फ मेरा सांवला रंग। स्कूल में भी जहाँ लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करने से कतराती थी, वहीं शिक्षक मुझे सिर्फ इसलिए मानते थे कि मैं पढ़ने में अव्वल थी और सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी। कॉलेज आते आते सांवले रंग की पीड़ा और दिल को दुख दे गए। जहाँ सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते, वही मुझे लड़कियां ताना मारती, अरे इसका कौन बॉयफ्रेंड होगा, उसको कौन पसंद करेगा, इसीलिए तो पढ़ाई से दिल लगा लेती है। मैं शांत होकर सबकी बातें सुनती रहती थी। माँ की आंखों में अब चिंता की लकीरें दिखती थी। शायद उनको मेरे विवाह की चिंता थी। कहाँ और कब इसका विवाह कैसे होगा, इसी परेशानी के कारण मेरी माँ ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। तभी एक दिन पड़ोस वाली चाची ने मेरी माँ से बोला, देख सुधा, तेरी लड़की के लिए रिश्ता लाई हूँ। मेरा भतीजा है, बहुत पैसे वाला है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी बेटी राज करेगी। उसकी पत्नी का देहांत अभी कुछ दिन पहले ही हो गया है, 2 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बस तुम्हारी बेटी से 15 साल बड़ा है, मगर तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी। बस तुम हाँ करो तो मैं कल ही रिश्ते की बात चलाऊं। माँ उसे यह सोचकर बहुत रोई कि मेरी बेटी के लिए इस तरह का रिश्ता आया है। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया। उस दिन मुझे पिताजी पर बहुत प्यार आया। उसके बाद फिर एक दिन एक रिश्ता आया। इस बार लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था और उसके सर पर बाल नहीं थे। पिताजी ने फिर मना कर दिया। मैंने भी घर पर मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं नौकरी करूंगी। मैं आपको इस तरह घुटते घुटते नहीं देख सकती। कभी कभी मन करता था कि जो भी रिश्ता आया है उसी से विवाह कर लूं, ताकि माँ को चिंता मुक्त कर सकूं। लेकिन पिताजी के आगे माँ की ना चलती। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं नौकरी करने लगी थी, साथ ही साथ लिखने का सिलसिला जारी था। मेरी फैन मेल बहुत हो गई थी। कितने लोग मुझसे मिलना चाहते थे, पर मैं जानती थी जब मैं किसी के सामने आऊँगी तो क्या होगा। मैं सबके पत्र का जवाब औपचारिकता में देती। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग करते करते अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से विवाह कर लिया और घर में आकर माँ से बोला, माँ यह तुम्हारी बहू है, आशीर्वाद दो। माँ पापा को एक झटका लगा। मेरा विवाह तो पहले ही नहीं हो रहा था और अब भाई ने प्रेम विवाह कर लिया। घर में बहुत तनावग्रस्त वातावरण हो गया था। भाभी सोचती थी कि वह अगर यहाँ रही तो उनके होने वाले बच्चे पर मेरी छाया पड़ेगी तो वह भी सांवला होगा। इस कारण वह चिंतित थी। अतः भाई भाभी को लेकर दूसरे शहर चले गए जहाँ उनकी पोस्टिंग थी। माँ अब और निराश रहने लगी थी। मैं कोशिश करती कि माँ को खुश रखूं, लेकिन माँ परेशान ही रहती थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं बस अपने काम से काम रखती, घर पर घर के काम या लिखना और ऑफिस में ऑफिस के काम। ऑफिस में ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, बस सबसे औपचारिकतावश बस बात करती थी। अब मेरे लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए थे, पर शायद कुछ समय के लिए ही भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले एक सहकर्मी निशांत मेरी जिंदगी में आ गए। निशांत मेरे साथ काम करते थे। ऑफिस में वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठते थे। हमारा काम भी ऐसा था कि हमको साथ में अक्सर बात करनी पड़ती थी। धीरे धीरे बात करते हुए हम अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ में लंच करते थे। जहाँ भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ती, निशांत सबसे आगे मेरी मदद करने के लिए खड़ा रहता था। निशांत के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा बड़ा आदमी बनने की सोचा करता था। वो हमसे कहते हैं कि सौम्य, नौकरी तो बस मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, विदेशों में घूमना चाहता हूँ, मेरे पास अपनी कार, बंगला, नौकर चाकर आदि सब हो। हम उसकी बातें ध्यान से सुनते और कहते थे, सब हो जाएगा,
परेशान मत होइए। निशांत अपनी सारी बातें मुझसे बताता। बातें करते करते कब समय व्यतीत हो जाता हम लोगों को पता ही नहीं चलता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सौम्या, कल माँ मुझसे कह रही थी कि तुम विवाह कर लो ताकि इस घर में बहू आ जाए। तो मैंने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि दिक्कत क्या है? निशांत ने कहा, सौम्या, मैं उसके मन की बात नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है। अरे तो उस लड़की से अपने दिल की बात कह दो। अगर उसको हाँ करनी होगी तो हाँ करेगी, वरना मना कर देगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं कल कोशिश करूँगा। यह कहकर निशांत वहाँ से चला गया। मेरा मन पता नहीं क्या सोच विचार करता रहा कि आज तक मैं उससे सारी बातें करती रही और उसने कभी यह नहीं बताया कि वह किसी को चाहता भी है। अगले दिन ऑफिस में लंच के समय वह हमसे कहा, चलो सौम्या, आज हम कहीं बाहर लंच करते हैं। पर मैंने कहा अचानक, हाँ, आज मैं उस लड़की से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, पर वह लड़की क्या सोचेगी? मैं नहीं जानता कि वह क्या सोचेगी, पर तुम मेरे साथ चलो। निशांत मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या खाओगी? मैंने उससे कहा, तुम्हें जो भी पसंद हो तो मंगा लो। फिर मैंने कहा, पर वह लड़की तो नहीं आई। निशांत ने कहा, बैठो तो सही। उसके बाद उसने मुझसे कहा, सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो निशांत। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं निशांत की यह बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे विवाह करके अपनी ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। मैं निशांत की किसी बात का जवाब नहीं दे पाई। निशांत ने मुझसे पूछा, क्यों सौम्य, बताओ, तुम्हारी हाँ है? करोगी मुझसे विवाह? मैं अचानक से आई इस खुशी के लिए तैयार नहीं थी। निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने उससे कहा, नहीं, अचानक से यह सब कोई बात नहीं सौम्या, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। फ़िलहाल तो यह खाना ठंडा हो रहा है और हमें समय से ऑफिस भी पहुँचना है। निशांत की यह बात सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। जिस खुशी के लिए मैं अब तक तरसती थी, वो खुशी मुझे अचानक से मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं। इसी ऊहापोह में मैं ऑफिस पहुंच गई और अपना कार्य करके जल्दी घर के लिए निकल गई थी। आज मैं ऑफिस से जल्दी ही अपने घर के लिए निकल गई थी। घर पर भी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं निशांत के बारे में ही सोच रही थी। इतने में निशांत का मैसेज आया, परेशान मत हो सौम्या, मुझे पता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। तुम आराम से सोच लेना, फिर जवाब देना। चलो, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब ना जाने क्यों मैं आज आईने में अपना चेहरा बार बार देख रही थी। जो आज से पहले कभी न किया वह मैं कर रही थी। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची। वहां मेरी नज़र निशांत को ही ढूंढ रही थी, पर निशांत नज़र नहीं आया। मैं ना जाने क्यों आज निशांत के लिए परेशान हो रही थी कि उसको आज देर कैसे हो गई। अचानक से मेरी सहकर्मी माला ने आकर मुझसे कहा कि क्या सौम्या, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। मैंने घड़ी देखी तो अभी सिर्फ 9 बजे थे, जबकि हमारा ऑफिस 9:30 का था। तभी मुझे निशान नज़र नहीं आ रहा था। यह मुझे अचानक क्या हो गया, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज चलने लगी थी कि मुझे निशांत आते हुए दिखे। निशांत ने मुझसे हेलो कहा। आज उसकी नज़रें कुछ शरारती लग रही थी, या मैं उसकी नज़रों में आज कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। हम और निशांत अपना अपना काम करने लगे और हम दोनों अपने अपने ऑफिस में चले गए। पर मेरा काम करने में आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हो गया था। निशांत ने मुझसे कहा, सौम्या, क्या लंच नहीं करना है? मैंने कहा, हाँ, करना तो है। तो चलो फिर, निशांत ने कहा। हम और निशांत आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे। निशांत ने कहा, सौम्या, तुम परेशान मत हो, कोई भी जवाब सोच समझ कर देना। हमको कोई जल्दी नहीं है, तब तक हम लोग दोस्त तो हैं ही।
ना। यह सुनकर हम थोड़ा सामान्य हुए, पर अब हमको दुनिया अच्छी लगने लगी थी। दिल ने धड़कना सीख लिया था। अतः हमने सोच लिया कि अब हम निशांत को हाँ बोल देंगे। निशांत और हम खाना खाने के बाद जब चलने लगे तो हमने कहा, आज शाम को घर साथ में चलेंगे। निशांत ने ओके कहा। शाम को हम साथ में घर के लिए निकले। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसकी पीठ पर अपना सर रख कर बोली, निशांत, हमको तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। निशांत ने गाड़ी आगे किनारे लगाई और कहा, सच में? हाँ निशांत जी, मैंने कहा। आज हम दोनों बहुत खुश थे, पर शायद भगवान को हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगी। मेरी हाँ सुनकर निशांत भी बहुत खुश हुआ। हम बहुत खुश थे, पर शायद भगवान को हमारी खुशियाँ रास नहीं आए। निशांत ने हमसे कहा कि हम आज अपने माता पिता से बात करेंगे कि जल्दी ही हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यह कहते हुए निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज उसका हाथ पकड़ना हमको एक अलग अनुभूति प्रदान कर रहा था। हम अपने घर आए तो माँ ने कहा, सौम्या बेटा थक गई होगी, तुम बैठो, हम चाय बना कर लाते हैं। जी माँ, मैंने कहा, और यह कहकर हम अपने कमरे में आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। लग रहा था कि दुनिया एक बार फिर खूबसूरत हो गई है। निशांत ने अपने घर पर अपने माता पिता से मेरे बारे में बात की और यह भी कहा कि वह जल्दी ही हमसे उनको मिलवाएंगे। निशांत के माता पिता को पहले तो आश्चर्य हुआ, पर वह मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझसे पहले मिलेंगे, उसके बाद अपना निर्णय देंगे। अगले दिन निशांत ने ऑफिस में मुझसे लंच टाइम में कहा कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने माँ बाबूजी से बात कर तुमको बताती हूँ। निशांत बोला, पहले एक बार तुम मेरी माँ से चलकर मिल लो, फिर अपने माता पिता से बात करना। मैंने कहा, ठीक है, कब चलना है? निशांत बोला, कल शाम चले। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मुझे निशांत के घर जाना है, इसलिए मुझे अच्छे से तैयार होना है। मैंने अपने लिए गुलाबी रंग की साड़ी निकाली, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकाली, हाथ में एक कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी पहनी, एक छोटी सी बिंदी लगाई और अपने आप को आईने में निहारने लगी। मुझे लगा सब कुछ ठीक है। माँ मुझे देखकर कहने लगी, आज तो मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऑफिस में निशांत ने मुझे देखकर कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसने कान में धीरे से कहा, आज ससुराल जाना है, इसलिए। मैं उसकी यह बात सुनकर शर्मा के मुस्कुरा दी और निशांत मेरी तारीफ करने लगा। शाम को ऑफिस के बाद मैं निशांत जी के साथ उनकी बाइक से उनके घर पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर निशांत ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, सब ठीक होगा सौम्या। घर बाहर से बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर के बाहर बहुत सुंदर सा लॉन था। हम लोग लॉन से होते हुए बैठक में पहुंचे। निशांत ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर निशांत चला गया। मैं वहाँ बैठे कमरे की सजावट को देख रही थी। कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। 5 मिनट बाद निशांत की मम्मी और पापा कमरे में आए। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। निशांत की माँ मुझे लगातार देखे जा रही थी और मैं वहीं शर्म से वहीं गड़ी हुई बैठी थी। निशांत की माँ ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, सौम्या। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने उन्हें बताया कि माँ, पिताजी और एक छोटा भाई, भाभी और भतीजा है। भाई तो तुमसे छोटा है, फिर उसका विवाह तुमसे पहले हो गया। निशांत की माँ ने कहा। हमने कहा कि हाँ, उसका प्रेम विवाह है, इसलिए। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, जाओ बेटा, सौम्या आई है, कुछ नाश्ता ले आइए। निशांत जी माँ कहकर वहाँ से चला गया। निशांत वहाँ से चला गया तो कुछ लेने के लिए। निशांत की माँ ने मुझसे कहा, सौम्या, आपके भाई ने प्रेम विवाह किया है
और अब आप भी प्रेम विवाह करना चाहती हैं। पर क्या आपको मेरे बेटे के सिवा कोई और दूसरा नहीं मिला? मेरे भी कुछ अरमान है। अपने बेटे के लिए चांद जैसी दुल्हन लाने का सपना देखा है मैंने। अगर आप विवाह करेंगे तो मेरा सपना टूट जाएगा। हम अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही मना कर दे। या एक उपाय और है कि आपके पिता विवाह में हमको 10 लाख नगद और 2 तोला सोना दे। अब आप इतना तो कर सकती हैं। आखिर आप जैसी रंग वाली लड़की से विवाह मेरा बेटा करेगा तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। और मैं समाज से यह कह सकती हूँ कि मेरी बहू इतना धन लेकर आई है तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। यह सुनकर मैं एकदम सुन पड़ गई। लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। अब मुझसे वहाँ एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। रास्ते भर मैं यह सोचते जा रही थी कि मेरे पास खुशियाँ आकर चली क्यों जाती हैं। इधर निशांत जब घर आया होगा तो उसने मुझे ना पाकर अपनी माँ से पूछा कि सौम्या कहाँ गई। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ। मैं तो उससे बात कर रही थी और वह उठकर चली गई। बड़ी ही बदतमीज लड़की है। घर पहुंचकर मेरे सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके बहुत रोई। जब माँ मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो मेरी आंखें लाल देखकर बोली, बेटा क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अपनी माँ के लिए मुझे अपने आप को सामान्य दिखाना था कि मैं ठीक हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुँची तो निशांत मेरे पास आया और बोला कि कल क्या हो गया था, तुम अचानक चली क्यों आई? मैंने कहा, कुछ नहीं निशांत, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे लिए शायद भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। पर सौम्य हुआ क्या था? निशांत ने मुझसे कहा। निशांत से मैंने कहा कि मुझे आप भूल जाइए क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपकी माँ जिस तरह की बहू चाहती है वह मैं नहीं हूँ और ना ही मेरे पिताजी के पास इतने रुपए हैं कि वह आपकी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सके। निशांत ने कहा, सौम्या तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूँगा। निशांत ने अपनी माँ से बात भी की पर कोई फ़ायदा ना हुआ। माँ अपनी जिद पर अड़ी रही थी। निशांत मेरे और माँ के बीच में फंस कर रह गया था। उसने माँ से कहा कि अगर विवाह करेगा तो सौम्या से, वरना किसी से नहीं। पर मैं उसके परिवार को नाराज़ करके विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। निशांत की माँ की उसकी वजह से बहुत परेशान थी। निशांत उनका इकलौता बेटा था। इसी तनाव के कारण माँ को हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी जान को खतरा था। निशांत बहुत परेशान था कि क्या करे। मैंने निशांत से कहा कि विवाह तो तुम किसी से भी कर सकते हो पर माँ जिंदगी में एक ही बार मिलती है, इसलिए तुम माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लो। निशांत ने कहा, सौम्या यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं सही कह रही हूँ। निशांत की आंखों में आंसू थे। मैंने निशांत से कहा कि अगर आप सच में हमसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा और ना कभी कुछ मांगा है। आज आपसे यह कहती हूँ कि आप मुझे भूल जाइए। निशांत की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना, और वहाँ से चला गया। मैं निशांत को जाते हुए देख रही थी। जैसे लग रहा था मुझसे मेरी खुशियाँ मुझसे बहुत दूर जा रही हैं। पर मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया। निशांत ने हार के अपनी माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। ऑफिस में निशांत से मेरा रोज़ सामना ना हो इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और अब मैं घर पर ही रहती थी। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बस अपनी कहानियाँ लिखने में व्यस्त हो गई। बस रोहित, यह है मेरी कहानी। रोहित सौम्या की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि सौम्या के दुख के आगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। सच में उसने जीवन में कितने दुख सहे हैं, शायद इसीलिए उसकी कहानियों में दर्द झलकता है। रोहित ने
ने सौम्या से कहा, सच में आपके जीवन में बहुत दुख सहा है, तभी आपकी कहानियाँ इतना दर्द होता है। सौम्या ने कहा, अब तो आदत सी हो गई है, अब मुझे किसी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित ने सौम्या से कहा, हम लोगों के बीच में दोस्ती के अलावा एक और रिश्ता है, दर्द का रिश्ता। सौम्या ने कहा, रोहित, जीवन में सभी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है, पर सिर्फ दुख का कारण केवल रंग रूप होना है, यह तो आश्चर्य की बात है। उस ईश्वर ने सभी को बनाया है, किसी को सुंदर, किसी को सामान्य, किसी को गोरा, किसी को काला, फिर हम क्यों उसमें भेद करते हैं? फिर क्यों लोग केवल सुंदरता देखते हैं? क्या लोग तन की अपेक्षा मन की सुंदरता नहीं देख सकते? रोहित ने कहा, सही कहा आपने सौम्या, हर इंसान को दूसरे इंसान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वह कैसा है। हमेशा सूरत ही नहीं, सीरत भी देखनी चाहिए। इस तरह रोहित और सौम्या की बातें करते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दोनों को ही एक दूसरे के मैसेज और फ़ोन का इंतज़ार रहता था, पर दोनों ने एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं की थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से कहा कि मैं कुछ ऑफिस के ज़रूरी काम से आपके शहर आ रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना शहर घुमाएंगी? सौम्या ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, कब आ रहे हैं आप? रोहित ने कहा, बस बहुत जल्दी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सौम्या के मन में एक डर था कि कहीं रोहित उससे मिलने के बाद उससे दोस्ती ना तोड़ दे, क्योंकि जीवन में उसको बहुत जख्म मिले हैं। फिर उसने सोचा कि चलो जिंदगी को एक और मौका देते हैं। सौम्या ये बैठी सब सोच ही रही थी कि रोहित का मैसेज आया कि वह कल सुबह आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। सौम्या ने पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे? रोहित ने कहा, सोच रहे हैं कि किसी होटल में रुक जाएंगे। तो सौम्या ने कहा, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। रोहित ने कहा, मुझे क्या समस्या होगी, मुझे तो अच्छा ही है, आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। अगली सुबह सौम्या सही समय पर स्टेशन पहुंच गई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। सौम्या सोचने लगी कि वह रोहित को कैसे पहचानेगी। गाड़ी जब आ गई तो सौम्या ने देखा सब यात्री उतरने लगे हैं। सौम्या ने रोहित को फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? रोहित कहने लगा, बस आपके पास ही आ रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? रोहित ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपको पहचान लूँगा। आप जहाँ खड़ी हैं बस वहीं खड़ी रहें। मैं बस आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी कि कहाँ है रोहित। तभी अचानक से एक लड़का सौम्या के सामने आ गया। लंबी कद काठी का गोरे रंग का लड़का, ब्लैक पैंट और पिंक कलर की शर्ट पहने, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वह सौम्या से बोला, सौम्या, मैं रोहित। सौम्या रोहित को एकटक देखती जा रही थी। रोहित ने कहा, हेलो, कहाँ खो गई? सौम्या ने कहा, कहीं नहीं, आइए चलिए। सौम्या और रोहित स्टेशन से बाहर निकले। सौम्या ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और रोहित से बैठिए कहा। रोहित सौम्या की गाड़ी में पीछे बैठ गए। गाड़ी चलाते समय ना जाने क्यों आज फिर अचानक से एक अजीबोगरीब एहसास हो रहा था। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने रोहित के साथ घर में प्रवेश किया और मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखिए, आज रोहित जी आए हैं। माँ और पिताजी दोनों ही बाहर आए। रोहित ने उनके पैर छुए। रोहित माँ पिता से बात करने लगे और सौम्या चाय नाश्ता बनाने लगी। सौम्या, मेरी मीटिंग है, हमको इस पते पर जाना है। रोहित ने कहा, कितने बजे मीटिंग है? शाम को 5 बजे। ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप मेरे साथ चलिएगा। रोहित माँ, पापा और सौम्या ने मिलकर खाना खाया। रोहित पापा से बातें कर रहा था और सौम्या रोहित को चोरी चोरी देख रही थी। खाना खाने के बाद सौम्या के पापा ने रोहित से कहा, बेटा आप कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर आपको मीटिंग के लिए भी निकलना है। शाम को 3 बजे सौम्या ने रोहित को देखा। वह गहरी नींद में था, शायद सफ़र की थकान थी। सौम्या ने रोहित को जगाकर चाय दी और बोला, आप तैयार हो जाइए, हम लोगों को निकलना है। रोहित चाय पीकर तैयार
होने लगा। रोहित सौम्या के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। रोहित को ऑफिस छोड़ने के बाद सौम्या ने कहा, जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा, हम आपको लेने आ जाएंगे। रोहित ने कहा ठीक है, और रोहित चला गया। सौम्या पास में उसकी एक दोस्त सुषमा रहती थी, उसके घर चली गई। सौम्या ने अनुपमा को सब कुछ बताया तो अनुपमा ने उससे कहा, शायद जिंदगी तुम्हें दोबारा एक मौका दे रही है, उसका हंस के स्वागत करो। सौम्या ने कहा, लेकिन जिंदगी ने हमको इतने जख्म दिए हैं कि हर किसी पर विश्वास नहीं होता। अनुपमा ने कहा, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। रोहित पर भरोसा करके देखो और यह जानने की कोशिश करो कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतने में रोहित की कॉल सौम्या के साथ आती है कि मीटिंग खत्म हो गई है, तुम आ जाओ। सौम्या रोहित से बोलती है, आपको भूख लगी होगी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं चलो, अभी मन नहीं है। सौम्या ने रोहित से कहा, चलिए आज आपको रिवर फ्रंट दिखाने ले चलते हैं। सौम्या और रोहित रिवर फ्रंट गए और वहां पर एक बेंच पर बैठ गए और नदी को देखने लगे। चारों तरफ एक शांति थी। नदी की लहरें बीच बीच में उस शांति को भंग कर देती थी। सौम्या और रोहित दोनों शांत बैठे हुए थे और नदी को देख रहे थे। दोनों ही खामोश थे, मगर दोनों के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। सौम्या ने कहा, रोहित घर चले, बहुत देर हो रही है, माँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो। सौम्या और रोहित घर आते हैं, तब माँ उनसे कहती है कि बड़ी देर लगा दी, हम आप दोनों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं। माफ़ कीजिए आंटी, मेरे कारण देर हो गई। मैंने सौम्या से कहा कि थोड़ा अपना शहर घुमा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस हमको बता देते। इतना कहकर माँ खाना लगाने लगी। सब लोगों ने खाना खाया। सौम्या के पापा बहुत देर तक रोहित से बात करते रहे। सौम्या के माँ पापा अपने कमरे में सो गए और रोहित को उसने गेस्ट रूम में सोने को बोल दिया। सौम्या अपने कमरे में आकर लेट गई। सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद करके रोहित के बारे में ही सोच रही थी कि रोहित का मैसेज आया, आप 5 मिनट के लिए छत पर आइए। सौम्या छत पर गई तो रोहित उसका इंतजार कर रहा था। सौम्या ने कहा, हाँ रोहित, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? रोहित ने कहा, आपके लिए कुछ लाए हैं, बस यह देना था। सौम्या ने कहा, लेकिन आप। रोहित ने कहा, इतना तो हक है ना मेरा कि आपको कुछ दे सके। सौम्या ने गिफ्ट ले लिया। रोहित ने कहा, खोल कर देखिए, आपको पसंद आया या नहीं। सौम्या ने गिफ्ट खोला तो उसमें हल्के नीले रंग का जयपुरिया सूट था और उससे मैच करते हुए राजस्थानी कड़े। रोहित ने कहा, कैसा लगा? सौम्या ने कहा, बहुत सुंदर है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित ने कहा, तो कल यह पहनकर आप हमको अपना शहर घुमाएंगी, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। सौम्या ने कहा, जी ज़रूर। फिर दोनों खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे। दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा था, पर शायद दोनों कह नहीं पा रहे हैं। सौम्या ने कहा कि रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। अगली सुबह सौम्या नाश्ते के लिए रोहित को उठाने गई तो रोहित वहाँ नहीं था। सौम्या ने रोहित को देखा तो वह बाहर बगीचे में था और बहुत ध्यान से पेड़ पौधों को देख रहा था। सौम्या वहाँ गई तो रोहित बोला कि आपका बगीचा बहुत सुंदर है। हाँ पापा, अपना सारा समय यहीं पर तो देते हैं। रोहित ने कहा, सौम्या, यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, अब आप नाश्ता करने चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है। हाँ चलो। दोनों नाश्ता करते हैं। सौम्या माँ से कहती है, माँ आज हम रोहित जी को थोड़ा लखनऊ घुमा दें। हाँ बेटा ठीक है, ले जाओ। रोहित आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। इधर सौम्या की माँ ने सौम्या के पिता से कहा, मैं सोच रही हूँ कि रोहित अच्छा लड़का है और शायद अपनी सौम्या को पसंद भी करता है। अगर आप कहें तो मैं सौम्या से इस विषय पर बात करूँ। रोहित मुझे भी बहुत पसंद है, बस बात बन जाए, क्योंकि मैं हर बार की तरह अपनी बेटी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। सौम्या जब रोहित के दिए हुए सूट को पहनकर नीचे आई तो रोहित एकटक देखता ही रह गया।
सौम्या ने कहा, चलना नहीं है क्या आपको? हाँ चलो, रोहित ने कहा। सौम्या ने रोहित को इमामबाड़ा, रूमी गेट, पिक्चर गैलरी, चिड़ियाघर, हथरजगंज, दिलकुशा गार्डन सब घुमाया और वह सभी जगह के बारे में विस्तार से बता भी रही थी। फिर सौम्या रोहित को लेकर गोमती के किनारे कुड़िया घाट पर गई और उसने रोहित से कहा, यहाँ थोड़ी देर बैठती हैं। सौम्या घाट के किनारे रोहित के साथ बैठ गई। दोनों लोग बहुत देर तक प्रकृति की खूबसूरती का नज़ारा लेते रहे। फिर रोहित ने कहा, सौम्या, किसने आपसे कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। शायद आपको दुनिया ने मेरी नज़र से नहीं देखा। सौम्या ने यह सुनकर सर झुका लिया। रोहित ने कहा, सौम्या, आपको पता है कि हम लखनऊ क्यों आए हैं? आपकी मीटिंग थी इसलिए। नहीं सौम्या, ऑफिस का तो बस एक बहाना था। हमको तो आपसे मिलना था। जब से आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं तब से आपका फ़ैन हो गया हूँ। फिर आपसे बात की तो आपको पसंद करने लगा और आज जब आपसे मिला तो क्या रोहित जी, अब आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। रोहित ने अपने मन की बात सौम्या को बता दी। सौम्या को यह सुनकर अच्छा तो लगा, पर उसको निशांत की याद आ गई कि निशांत भी उसको बहुत प्यार करता था और उसी से विवाह करना चाहता था। पर उसके माता पिता ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, यह सोचकर सौम्या उदास हो गई कि कहीं रोहित के माता पिता ने भी वही सब कहा तो क्या दोबारा वह सब सह पाएगी? रोहित ने कहा, क्या हुआ सौम्या, आप क्या सोचने लगी? उसने रोहित से कहा कि किस्मत पर अब भरोसा नहीं रहा, अब हम और दुख सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। रोहित ने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप पर पूरा विश्वास है, पर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है, क्योंकि निशांत ने भी मुझसे बहुत प्यार किया और उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, पर मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दे दिया। आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखें। तो विश्वास करना चाहते हैं पर दिमाग विश्वास करने नहीं देता। यह कहकर सौम्या रोने लगी। रोहित ने कहा, मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं कहा था, मैंने भी ज़िंदगी में धोखा खाया है। आप अच्छी तरह जानती हो मेरी ज़िंदगी के बारे में, पर मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहता हूँ और आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। क्या दो दिल जिनमें एक दर्द का रिश्ता है, उस दर्द को ख़त्म करके एक प्यार भरा रिश्ता नहीं बना सकते? कोई बात नहीं, इस समय आप परेशान मत हो, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब और कोई दूसरा नहीं आएगा, या तो आप या तो कोई नहीं। अच्छा, आप बात ही करती रहेंगी या मुझको कुछ खिलाएंगी भी? बहुत तेज भूख लगी है मुझको। ओह सॉरी रोहित जी, गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपको भूख लगी होगी। चलिए हम आपको लखनऊ की चाट खिलाते हैं। यहाँ की चाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोनों लोग चौक चौराहे जाते हैं और वहाँ की चाट खाते हैं। रोहित कहता है, मज़ा आ गया। सौम्या रोहित से कहती है, चलिए अब आपको अमीनाबाद ले चलते हैं। वहाँ जाकर सौम्या रोहित के माता पिता के लिए चिकन का कुर्ता और चिकन की साड़ी लेती है। रोहित के लिए भी चिकन का कुर्ता खरीदती है। फिर उसको अमीनाबाद की प्रसिद्ध प्रकाश की कुल्फ़ी खिलाती है। रोहित सौम्या से कहता है कि मेरा कल सुबह का फ्लाइट है। सौम्या कहती है, इतनी जल्दी? हाँ, मीटिंग की रिपोर्ट देनी है। सौम्या कहती है, आप फिर कब आएंगे? अरे आप कहिए तो हमेशा यहीं रुक जाएं। सौम्या यह सुनकर रोहित को देखने लगती है तो रोहित कहता है कि हम मजाक कर रहे थे, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे और हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले दिन रोहित सौम्या के माता पिता से मिलकर जयपुर चला गया और सौम्या उसके बारे में सोचने लगती है। रोहित के जयपुर जाने के बाद सौम्या उसके बारे में सोच रही थी।
इधर सौम्या का भी यही हाल था। रोहित ने तो अपने दिल की बात कह दी, पर सौम्या चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाई। सौम्या अपने अतीत से डरती थी कि कहीं रोहित के माता पिता भी वही सब ना कहें जो निशांत के माता पिता ने कहा था, क्योंकि इस बार उसमें दोबारा दुख सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। इधर रोहित ने सोच लिया था कि उसके मन जो डर है वह दूर करके रहेगा। इसके लिए उसको चाहे जो भी कुछ करना पड़े, इसलिए उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात करने के लिए सोचा। रोहित नाश्ता करने आओ, रोहित की माँ ने कहा। जी माँ, आया। रोहित अपने पापा के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। रोहित की माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, जब से लखनऊ से आए हो तब से बहुत शांत हो। वह मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रोहित ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है बेटा, माँ बोली। रोहित ने कहा, माँ एक लड़की है सौम्या, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पर कौन है, कहाँ की है, यह तो बताओ, रोहित के पापा ने कहा। रोहित बोला, पापा उसका नाम सौम्या है, वह लखनऊ में रहती है, बहुत अच्छी लेखिका है। अभी मैं लखनऊ गया था तब भी उससे मिला, हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उसका रंग सांवला है, पर मेरी नज़र में वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और माँ, एक बार आपके कहने पर मैंने सबसे सुंदर लड़की से विवाह किया था, उसका नतीजा आपने देख लिया। मैं सौम्या को पसंद करता हूँ और अब उससे विवाह करना चाहता हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि सौम्या को रंग दबा हुआ है और एक बार रंग के कारण उसके किसी अपने ने उसे ठुकरा दिया। अब उसको दोबारा दुख झेलना ना पड़े, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि आप कहीं उसे मना ना करें। हाँ रोहित, हम कब मना कर रहे थे, एक बार तो हमें सौम्या से मिलने का अवसर दो। तुम ऐसा करो, हम लोगों की 3 फ्लाइट की टिकटें संडे की बुक करा लो, हम लोग संडे को लखनऊ चलेंगे। रोहित के माँ ने कहा, धन्यवाद। यह कहकर रोहित माँ के गले लग गया और उसने सौम्या को फ़ोन किया। सौम्या, हेलो। हाँ रोहित, कैसे हैं आप? रोहित, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सौम्या, मैं अच्छी हूँ। और माँ पापा सब ठीक हैं? रोहित, सब ठीक हैं। सौम्या, मैंने आपको यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि माँ पापा के साथ मैं इस रविवार आपके पास आ रहा हूँ। आप सुन रही है ना? सौम्या, पर यूँ अचानक? रोहित, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपके लिए माँ पापा से बात की है, वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। सौम्या, आप जानते हैं रोहित, मैं दोबारा कोई दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोहित, सौम्या, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सौम्या, खुद से ज़्यादा भरोसा है। रोहित, तो आप निश्चिंत रहें। सौम्या, मैंने आपसे वादा किया है कि अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यह कहकर रोहित फ़ोन रख देता है। इधर सौम्या यह सोचकर परेशान हो जाती है कि अगर रोहित के माँ पापा ने भी वही किया जो निशांत के माँ पिताजी ने किया था, तो वह कैसे बर्दाश्त करेगी। रोहित जानता था कि सौम्या परेशान है, इसलिए उसने सौम्या को मैसेज किया, प्लीज़ आप परेशान मत होइए, हम हैं आपके साथ। रविवार का दिन आ गया। सौम्या ने अपने माता पिता से कहा कि आज रोहित अपने माता पिता के साथ आ रहा है। सौम्या के माता पिता खुश हो गए और वह उनके आने की तैयारी में लग गए। सौम्या भी उन दोनों के आने की राह देख रही थी, पर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। सौम्या ने कैब बुक कर दी थी जिससे रोहित और उसके माता पिता आसानी से घर आ जाए। सौम्या उन सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद तीनों घर आ गए। सौम्या की माँ ने उन सब का स्वागत किया और बैठाया, नाश्ता पानी कराया। सौम्या के पापा रोहित के पापा से बात कर रहे थे, रोहित की माँ से रोहित से, और रोहित की नज़रें सौम्या को ढूंढ रही थी। सौम्या की माँ ने सौम्या को आवाज़ दी तो सौम्या मन में भगवान का नाम लेकर आई और उसने रोहित की माँ और पापा को नमस्ते किया। रोहित की माँ ने सौम्या को देखा, उसका रंग बहुत ही दबा हुआ था, लेकिन एक बार सुंदर दुल्हन लाकर धोखा खा चुकी थी और यह रोहित की पसंद भी थी, इसलिए न करने का सवाल नहीं उठता था।
उन्होंने अपने कंगन उतार के सौम्या को पहनाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं रोहित की दुल्हन बनकर। सौम्या को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखों से अश्रु बाहर निकले। तब रोहित की माँ ने उसको गले से लगा लिया और सौम्या से कहा, मैं सच कह रही हूँ, अब तो रोहित की दुल्हन कोई बनेगा तो बस आप। सौम्या और रोहित दोनों ही बहुत खुश हैं और रोहित के माता पिता भी। सौम्या की माँ मिठाई लाती है और सभी का मुंह मीठा कराती है। रोहित सौम्या से आंखों ही आंखों में कहता है, अब तो आप खुश हैं। सौम्या शर्मा कर नजरें झुका लेती है। सब लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद रोहित सौम्या के साथ छत पर आ जाता है और सौम्या से कहता है, मैं आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, आपको मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो आपकी हाँ है या अभी भी मुझे इंतजार करना होगा। सौम्या शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती है और मुस्कुरा देती है। रोहित उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तो मैं आपकी हाँ समझूं? सौम्या हाँ में सिर हिला देती है। रोहित और सौम्या दोनों बहुत खुश होते हैं। रोहित की माँ सौम्या की माँ से कहती है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो हम कल इन दोनों की सगाई कर दें। सौम्या की माँ ने कहा, आप तो मेरे मन की बात कह दी, जरूर कल ही हम इन दोनों की सगाई कर देंगे। अगले दिन दोनों की सगाई की तैयारियां चलती हैं। कुछ खास लोगों को बुलाकर बहुत ही सादगी से सगाई की तैयारी होती है। सौम्या गुलाबी रंग की साड़ी पहने होती है और उसने बाल खोल कर रखे होते हैं। आज तो सौम्या बहुत अच्छी लग रही थी। रोहित ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पहना था, वह इसमें बहुत जच रहा था। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सब हंसी खुशी का माहौल चल रहा था। सब लोग बहुत खुश होते हैं। नाच और गाने के साथ दोनों की सगाई संपन्न होती है। आज सौम्या बहुत खुश होती है। आखिरकार उसका विवाह होने जा रहा था। बस वह भगवान से यह प्रार्थना करती है कि अब उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सौम्या और रोहित की सगाई हो गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे। फिर भी ना जाने क्यों सौम्या के मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाए, और शायद उसका यह डर सही साबित होने वाला था। रोहित के माता पिता ने सौम्या के माता पिता से वापस जयपुर जाने के लिए कहा। रोहित की मां ने सौम्या से कहा, बेटा अब तुम शीघ्र ही हमारे घर की बहू बनकर आओ। सौम्या ने रोहित के माता पिता के पैर छुए। वह तीनों जयपुर वापस चले गए। इधर सौम्या दोबारा लेखन कार्य में लग गई। आज उसने एक नई कहानी लिखी जिसमें दर्द कम था और कहानी उत्साह से भरी हुई थी। रोहित का मैसेज सौम्या के पास आया, क्या बात है, आज आपकी कहानी बहुत अच्छी और सकारात्मक सोच लिए हुए है। सौम्या ने रोहित से कहा, यह सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। रोहित ने सौम्या से कहा, फिर तुमने मेरे प्यार को मेहरबानी कहा? जाइए, अब हम आपसे बात नहीं करते। रोहित ने गुस्से से फ़ोन रख दिया। सौम्या ने रोहित को मनाने के लिए वीडियो कॉल की और अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर रोहित से माफ़ी मांगी। रोहित ने कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे प्यार को कभी मेहरबानी मत कहिएगा। हम आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और अब आपके बिना रहना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह सौम्या और रोहित में बातचीत रूठना मनाना होने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। कुछ दिन बीतने पर रोहित की मां ने अपने पंडित जी से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। विवाह की तिथि 2 महीने की बाद की निकली थी। सब बहुत खुश हैं। विवाह की तैयारियां चलने लगी थी। सौम्या ने भी अपने विवाह के लिए खूब शॉपिंग कर रही थी। इधर सौम्या को बहुत थकान लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ अब घर चलो, बाकी कल खरीदारी करना। माँ ने कहा कि ठीक है, अब चलो घर। घर आकर सौम्या लेट गई और सो गई। माँ ने जब उसको चाय देने के लिए जगाया तो वह गहरी नींद में थी। माँ ने सोचा, वाकई बहुत थक गई थी। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो उसका माथा जल रहा था। उसको तेज बुखार था। माँ घबरा गई और सौम्या के पापा से कहा, आप जल्दी आइए, देखिए ना सौम्या को बहुत तेज बुखार हो रहा है। सौम्या के पापा आए और उन्होंने सौम्या को देखा और तुरंत उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ गए।
और उन्होंने सौम्या का चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थकान की वजह से बुखार आ गया है, थोड़ा आराम करेगी तो सही हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमको फ़ोन कीजिएगा। इधर सौम्या का कोई मैसेज न आने से रोहित बहुत परेशान था। उसने सोचा कि कल दोपहर से सौम्या का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को फ़ोन लगाया। सौम्या सो रही थी तो फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। हाँ बेटा, कैसे हो? रोहित ने आश्चर्य से कहा। माँ, आज आपने फ़ोन उठाया? सौम्या ठीक तो है? सौम्या की माँ, नहीं रोहित, सौम्या को कल से बुखार है। अभी डॉक्टर घर आए थे, उन्होंने सौम्या को देखा और दवाइयाँ दी हैं। सौम्या दवा खाकर सो रही है। डॉक्टर ने कहा है थकान की वजह से बुखार आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। रोहित, ठीक है माँ, अब आप भी परेशान मत होइए और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कीजिएगा। मैं शाम को फिर फ़ोन करूँगा और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं लखनऊ आ जाऊँगा। सौम्या की माँ, नहीं रोहित बेटा, आप परेशान मत होइए, अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। रोहित, ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, सौम्या का भी ख्याल रखिएगा। कुछ भी हो हमें बता दीजिएगा। ओके बाय माँ। रोहित फ़ोन तो रख देता है लेकिन वह परेशान होता है सौम्या की तबीयत को लेकर। इधर सौम्या की माँ सौम्या को सोता देखकर घर के काम में लग जाती है। शाम के समय सौम्या जब जागती है और उसके पापा उसके पास बैठे होते हैं, पापा सौम्या से कहते हैं, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा, बस थोड़ी कमज़ोरी है, आप परेशान ना होइए, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे तो कमज़ोरी भी जल्दी से दूर हो जाएगी। पापा अपना ध्यान रखो बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। सौम्या, जी पापा। सौम्या ने फ़ोन उठाया और देखा रोहित के बहुत सारे मैसेज पड़े थे। उसने उसको गेट वेल सून लिखा था और अपना ख्याल रखने को लिखा था। सौम्या ने रोहित को फ़ोन लगाया। रोहित, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, बुखार कैसे हो गया तुमको? अब तुम ठीक हो? सौम्या, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। रोहित, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत लखनऊ आ जाऊँ? सौम्या, आप परेशान मत होइए, जब आपको समय मिले तब आइएगा। रोहित, सौम्या, तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मेरी एक मीटिंग है, अभी मैं बाद में बात करता हूँ। इस तरह रोहित रोज़ फ़ोन पर सौम्या को अपना ख्याल रखने के लिए कहता और उसको बार बार फ़ोन करता तो सौम्या को भी बहुत अच्छा लगता कि रोहित उसका कितना ख्याल रखता है। आज 1 सप्ताह हो गया था। सौम्या कुछ ठीक लग रही थी लेकिन आज फिर उसे कोई बुखार चढ़ गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोबारा बुखार चढ़ने पर उसको कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने सौम्या से कहा, हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो गया हो। सौम्या को इन दिनों कुछ थकान भी बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। सौम्या की माँ ने सोचा कि विवाह के काम की अधिकता की वजह से शायद थकान है और वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। रोहित भी सौम्या से रोज़ फ़ोन पर उसका हाल पूछता, उसको खाना पीना दवाई समय पर लेने को कहता। रोहित सौम्या से कहता कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओ क्योंकि अब विवाह के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बहुत ही जल्द हमारा विवाह होने वाला है। आज सौम्या के सभी टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। उसने माँ से कहा, माँ डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। उसके पिता ने कहा, रुको बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। पर ना जाने क्यों सौम्या को आज अपने माता पिता को ले जाना सही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने पिताजी से कहा, नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त को ले जाऊँगी, आप परेशान ना हो और मैं अपना ख्याल रखूँगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। सौम्या ने कहा, पापा लेकिन बेटा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे? सौम्या ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, थोड़ी कमज़ोरी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सौम्या डॉक्टर के कैबिन में गई। डॉक्टर साहब ने कहा, सौम्या आपके साथ कोई आया है? सौम्या, डॉक्टर मैं ही आई हूँ, मेरी रिपोर्ट
रिपोर्ट आ गई डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा आप अपने हस्बैंड या अपने माता पिता को बुलाएं या जो भी आपके साथ में हो उनको बुलाएं। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ऐसा क्या है जो मुझे किसी और की ज़रूरत है? डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी रिपोर्ट के बारे में आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, डॉक्टर मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरा भाई बाहर रहता है और मेरे अभी तक विवाह नहीं हुआ है और डॉक्टर मैंने इतना दर्द सहा है कि मैं किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जो कुछ भी है मुझसे कहिए। डॉक्टर, सौम्या जी वैसे यह बात मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए, पर जब आप इतना कह रही हैं तो मैं बताता हूँ। आपको टाइफाइड नहीं है? सौम्या का चेहरा थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपको। दोस्तों, डॉक्टर ने ऐसा सौम्या से क्या कहा जिसे सुनकर सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने रोहित से विवाह का फैसला बदल दिया। कहानी को आगे देखने के लिए इस कहानी का भाग 2 अवश्य देखें। अगर आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।